हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आज हाफिली के बाद आज आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका दिव्यांगता। दिव्यांगता क्या होता है? हैंडीकैप जो लोग होते हैं। दिव्यांगता चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे? दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता के लक्षण एवं प्रकार, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार हम कैसे कर सकते हैं, जैसे दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और सामाजिक दायित्व क्या है, वो आप इसमें पढ़ोगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से पढ़ा। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में हम सभी ये जानते हैं कि व्यक्ति के शरीर में मानसिक व भावनात्मक रूप से कोई रोग नहीं होता और उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वस्थ माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, तो वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। परंतु आपने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने आसपास देखा है जो स्वस्थ तो हैं, परंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं, या उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे कार्य नहीं करते हैं, या कुछ हमारे आपकी तरह बोल या सुन नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जन्म से सामान्य होते हैं, किंतु किसी दुर्घटनावश जो है उनका कोई अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो कि देख नहीं सकते और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते। कभी कभी तो व्यक्ति के सिर में चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है, मतलब अक्षमता यानी कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं रह पाती है, तो वो क्या कहलाती है? दिव्यांगता, या जनरल लैंग्वेज में हम लोग विकलांगता कहते हैं। पहले से हम लोग विकलांगता बोलते थे, हैंडीकैप्ड बोलते थे, बट ये अभी हम लोग किसको क्या बोलते हैं? दिव्यांगता वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, दिव्यांग। तो दिव्यांगता कहते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग पर जोर दिया, मतलब जिससे कोई उनमें उन व्यक्तियों में हीन भावना उत्पन्न ना हो, इसलिए उन्हें हम लोग दिव्यांग कहेंगे। तो दिव्यांग शब्द पर जोर दिया। दिव्यांग से तात्पर्य है कि एक अतिरिक्त शक्ति उनमें। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा, टीवी पे भी अक्सर दिखाते, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो उनके सूंघने की और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो वो सुन करके वो बहुत से कार्य कर सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी का आपको देखा होगा कि बहुत लोग, किसी का हाथ अगर कहीं से कट गया या कुछ हो गया, तो राइट हैंड से हम लोग काम करते हैं। अगर राइट हैंड मान लीजिए कोई किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो उनके लेफ्ट हैंड से काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, तो वो अपने पैरों से वो सारा काम कर लेते हैं। तो उनमें क्या है कि एक अतिरिक्त शक्ति आ जाती है, जिससे वो लोग काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कभी कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो उनकी आँखों से उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज और कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता आती है, इसलिए इन्हें विकलांग की जगह हम लोग दिव्यांग कहेंगे और दिव्यांग कहना चाहिए। अब आता है दिव्यांगता या अक्षमता क्या होता है। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है, मतलब एक विस्तार से हम लोग पढ़ सकते हैं उसको, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता हो, या सुनने संबंधी दोष हो, या दृष्टि में कमी हो, को भी हम दिव्यांगता मान सकते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, W फॉर विश्व यानी वर्ल्ड हेल्थ, स्वास्थ्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का फुल फॉर्म हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष में कार्य करने की क्षमता का सीमित होना, जिसे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। तो
दिव्यांगता का तात्पर्य क्या हुआ? शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता से पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर न होना आदि शामिल हो सकते हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंद बुद्धि आदि शामिल किए गए। तो दो तरह की अक्षमता है, एक शारीरिक और एक होता है मानसिक। अब दिव्यांगता के क्या कारण हो सकते हैं और क्या लक्षण हो सकते हैं? दिव्यांगता अस्थायी, स्थायी व निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। अस्थायी का मतलब कभी कभी आपने देखा है किसी को पैरालिटिक अटैक आ जाता है तो उसके हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं, पर उसकी सेवा की जाती है दवाओं से, उसमें क्या होता है कि उसकी क्षमता जो है वो दूर हो जाती है, फिर से वो काम करने लगते हैं। तो ये अस्थायी हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं वो स्थायी होते हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। अब एक है जन्मजात दिव्यांगता, यानी जन्म से जो दिव्यांगता मिलती है। तो जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिकी अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से भी हो सकती है। और दूसरी होती है उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल के किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना जो है वो उपार्जित दिव्यांगता कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। जन्मजात या उपार्जित कारणों से शरीर का कोई अंग प्रभावित हो सकता है। इसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से कुछ आपकी इस तरह, जैसे दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता का मतलब अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है तो वो दृष्टिबाधित हो गया। आँखें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में सक्षम होती हैं। देखने की क्षमता को विजन या आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। और दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। तो अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति कोई है तो या तो बिल्कुल नहीं देख सकता है या उसको हल्का हल्का सा दिखाई देता है, तो वो दृष्टिबाधिता में आएगा। दूसरी होती है लोकोमीटर दिव्यांगता। ये क्या होती है? हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमीटर दिव्यांगता कहते हैं। यानी अगर हड्डियों वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग उसमें आएंगे। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से या सेरेब्रल पॉलिसी, मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से क्या होता है कि कोई व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, फ्रैक्चर आदि कारण होती है। इसका प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते। नेक्स्ट होता है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण करने का क्षमता का अभाव होता है, यानी वो समझ नहीं पाता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इसे दिव्यांगता में बच्चों को के विकास एवं अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक होती है श्रवण दिव्यांगता, यानी सुनने की शक्ति कम होती है। तो किसी व्यक्ति में पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होने को श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। नेक्स्ट है अब ये दो है डिसलेक्सिया। ये थोड़ा सा आपके लिए नया नाम है, तो इसमें आपका क्या है, डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने लिखने से संबंधित विकार। आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि बच्चा जो है वो अल्फ़ाबेट्स को नहीं पहचान पाता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने में, पढ़ने में, याद करने में, बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः यह पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया सुसंगत यानी अच्छे ढंग से रूप से न लिख पाने की क्षमता। ये पढ़ने के लिए होता है और ये न लिख पाने की। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एकदम सही सही लिखते नहीं हैं। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों
को सही रूप से लिखने में कठिनाई होती है और इनके लिखने की गति भी क्या होती है, धीमी होती है। अब आता है चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। अगर जैसे कभी आपको चोट लग जाती है तो क्या तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं? तो पहले क्या होता है, हम लोग घर में प्राथमिक उपचार कर लेते हैं। हल्का सा बुखार आया तो प्राथमिक उपचार, अपने आप दवा यूज़ कर लेते हैं। तो वही प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। और घरों में फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। तो विद्यालय में अक्सर चोट लगने पर शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी करती हैं एवं स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सक के पास ले जाती हैं। अब ज़रा सोचकर बताइए, यदि शिक्षिका तुरंत दवाई पट्टी नहीं करती तो क्या होता? लगातार आपका ब्लड बहता रहता है, जिससे कि आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार ना दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है। इस प्रारंभिक उपचार को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट एड बोलते हैं। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने से बचाने अथवा कुछ आराम देने के लिए होता है। प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं, नहीं, उसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी को, बॉक्स को हम लोग प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यह पेटी प्रारंभिक रूप से रोगी का उपचार करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। घरों में आप एक नॉर्मल सा डिब्बा ले लीजिए। डिब्बा लेने के बाद उसमें कुछ ज़रूरी सामान रखिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहलाता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी सामान होनी चाहिए, अब देखिए। फर्स्ट है, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, गॉस पेन होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, छोटा सा चम्मच होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए छोटा, एक साबुन होना चाहिए, तौलिया होना चाहिए छोटा, माचिस हो, टॉर्च हो, खपच्ची इत्यादि हो, और साथ ही साथ आपका बैंडेज भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैंडेज ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामॉल, किसके लिए, हम लोग बुखार के लिए यूज़ करते हैं। डिटॉल होना चाहिए, टिंचर आयोडीन होना चाहिए, नहीं डिटॉल ही रख लेते हैं बच्चे। ग्लूकोज ज़रूर होना चाहिए, ORS का पैकेट ज़रूर होना चाहिए, पेन बाम होना चाहिए, इनो होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, नमक, शक्कर, ये सब आपका थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसमें होनी चाहिए। पैरासीटामॉल टैबलेट हम लोग बुखार उतारने के लिए, ग्लूकोज और ORS का पैकेट उल्टी वगैरह आए, चक्कर रोकने के काम करता है, और एंटीसेप्टिक क्रीम तथा डिटॉल घाव को संक्रमण से बचाने का उपयोग करती है। अब कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज़ गंध वाली दवाओं को खाने वाली दवाओं के साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। दवाएं खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख यानी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसी दवाएं, हाँ, जिसके उपयोग की तारीख निकल चुकी उन्हें उपचार पेटिका में मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो गलती से कोई खा सकता है। और यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य ले जानी चाहिए, मतलब छोटी सी किट बना के ज़रूर ले जानी चाहिए। कुछ और भी आप जानें, जैसे बाजार से खरीदी दवाइयों पर निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट तथा उनके उपयोग की अंतिम एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दवाई खरीदते या उपयोग करते समय यह दिनांक यानी डेट ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ लेना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हमारे आसपास किसी भी को भी चोट लगने पर, जलने पर, पानी में डूबने पर, जहरीले जानवर काटने पर, नक्सीर फूटने पर, नक्सीर फूटने कभी कभी नाक से खून आने लगता है, तो नक्सीर फूटने पर, कुत्ते के काटने पर जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या क्या उपचार किए जाने चाहिए, यह भी आपको जानना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, यदि चोट लगने पर क्या होता है, यदि चोट गंभीर रूप से हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करना का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से प्राणों का खतरा हो सकता है। तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। यदि ऐसे में बर्फ़ उपलब्ध हो तो साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर बर्फ़ लगाना चाहिए। चोट को रेत या मिट्टी से बचाना चाहिए। चोट पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए, और साधारण चोट तो एंटीसेप्टिक घोल से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। यदि गंभीर चोट हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास ज़रूर ले जाना चाहिए। और गिरने या फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने से प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। खपच्ची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को सहारा देकर बांध देना चाहिए। अब है दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है।
हाल के ही वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नज़रिया बदला है। यह माना जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्ता पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस संबंध में कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं। जैसे शारीरिक विकलांग संस्थान है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई में है, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान कटक में है और राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। अब कुछ और भी जानिए। दिव्यांग व्यक्ति को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया। उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी 3 दिसंबर को जो होता है राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम IDDC। IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA MIUSA अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य। अब तो देखिए ओलंपिक वगैरह भी जो होते हैं दिव्यांग लोगों के लिए अलग से होते हैं, तो ऐसा नहीं कि दिव्यांग कहीं किसी चीज़ में पीछे हैं। आपके ही यहाँ पे आस पड़ोस में एक TPS टैगोर पब्लिक स्कूल है, उसकी एक छात्रा है नेहा, एक्स छात्रा है, वो इतनी ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम से कम 6-7 बार वो मिल चुकी है। अब दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व। हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार और समाज पर बोझ है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अतः हमारे दिव्यांग साथियों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सब का सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने साथ दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमने आपको बताया था। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस चैप्टर में देखिए शॉर्ट में, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहा जाता है। वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिक उपचार पेटी के लिए आवश्यक सामग्री एक पेटी बॉक्स में रखते हैं जिसे प्राथमिक उपचार पेटिका कहते हैं। दवाइयों के निर्माण की दिनांक एवं अंतिम दिनांक देखकर ही खरीदना उपयोग करना चाहिए और बिना डॉक्टर सलाह के किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।